हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर सब्जेक्ट दोस्तों। और ये रहा है दोस्तों सीटेट पेपर सेकंड के लिए, स्पेशली पेपर सेकंड के लिए दोस्तों, साइंस एंड मैथ्स। दोस्तों ये 6 to 8 के लिए है दोस्तों, पेपर सेकंड सीटेट का साइंस एंड मैथ्स। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी है दोस्तों, और कुछ अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट किया गया दोस्तों। वो सारा क्वेश्चन इसमें दोस्तों जो कि मैथ एंड साइंस रहने वाला है दोस्तों हम लोग का। देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों मैथ एंड साइंस में दोस्तों सबसे पहला जो हम लोग ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारा है साइंस विज्ञान जैसे दोस्तों हम लोग का खत्म होगा फ्रेंड्स, उसके बाद जस्ट तब हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे, या सेकंड एक और सेशन लाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों सिर्फ मैथ ही चलेगा। और इस सेशन में दोस्तों मतलब इस समय में हम लोग का सिर्फ साइंस चलेगा। तो आज हम लोग दोस्तों ये साइंस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपका जुलाई 2025 जो अभी एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स स्टेट का, उस पर्पज़ से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी जुड़ जाइए इससे और मेरे साथ पूरा इस बुक को ख़त्म कीजिए। और देखिए दोस्तों, हम अपने इसी चैनल पे हिंदी का करवा रहे हैं स्पेशली, और हिंदी का दोस्तों अभी तक में टोटल 400 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। और सीटेट का जो सीटीपी सर का जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स, सचिन सर का, वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और उसका रिवीजन क्लास भी चल रहा है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग का है दोस्तों, ये है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि जल प्राणियों की तुलना में स्थलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। जल प्राणियों की तुलना में स्थलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। और तर्क है इसका दोस्तों कि जात में पुत्ती हुई ऑक्सीजन उन्मोष जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर। देखिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये देखिए दोनों ऑप्शन ही दोस्तों गलत है, दोनों ऑप्शन इसका गलत होगा फ्रेंड्स। एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि जल प्राणियों की तुलना में स्थलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये उल्टा होता है दोस्तों। नेक्स्ट, जात में पुती हुई ऑक्सीजन की उन्मोष जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, ये भी दोस्तों गलत होगा। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इस पर, इसका एक बार देखिए दोस्तों, ये और दोनों गलत, दोनों ऑप्शन ही गलत है फ्रेंड्स। जलीय जानवरों एक्वेटिक एनिमल्स में सांस लेने की दर आमतौर पर तेज होती हैं। जमीन के जानवरों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तुलना में धीमी नहीं, क्योंकि पानी में हवा की तुलना में कम घुली डिजॉल्व हुई ऑक्सीजन होती हैं। इसलिए जलीय जानवरों एक्वेटिक एनिमल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा बार सांस लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, सी और एफ इसका सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सभी छेदों में पानी समान रूप से नहीं है दोस्तों, ये गलत। देखिए, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और क्या उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर जाएगा, ये गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट, सभी छेदों में पानी समान रूप से बाहर जाएगा, ये भी गलत है दोस्तों। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये सही है दोस्तों। और उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये भी दोस्तों गलत है। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, ये भी दोस्तों गलत है। तो ए और डी देखिए फ्रेंड्स, ए और डी कहाँ पे है, ए और डी ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, यह सत्य है, क्योंकि सबसे निचले छेद पर दबाव प्रेशर सबसे अधिक होता है, क्योंकि गहराई के साथ दबाव बढ़ता है दोस्तों। और डी में देखिए दोस्तों, निम्नतम छेद लोवेस्ट होल से पानी अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरेगा, यह सत्य है दोस्तों, क्योंकि सबसे निचले छेद पर अधिक बल और दबाव पानी से अधिक क्षैतिज वेग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, जिससे वह दूसरी सबसे दूर तक यात्रा ट्रेवल कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर में, एक कार में ओडोमीटर मापता है। क्या मापता है दोस्तों? एक कार द्वारा तय गई दूरी को मापता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ओडोमीटर कार में लगा एक उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जिसका फ्रेंड्स उपयोग कार द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ओडोमीटर कार में लगा एक उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कार द्वारा तय की गई दूरी मापने मेजर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है दोस्तों। किस चीज़ में सहायता करती है दोस्तों?
इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों ABC, ये दोस्तों ABC दोस्तों हमारा सही होगा। कक्षा में सामाजिक और वैज्ञानिक मामलों की परिचर्या सहायता करती है दोस्तों। 1 नंबर देखिए अधिगमकर्ताओं में तर्कसंगत कौशल का विकास करने में, सही है। किसी मामले में बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, ये तीनों ऑप्शन हमारा ABC सही होगा दोस्तों। और 4 देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, ये दोस्तों ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अधिगमकर्ताओं ए में है, अधिगमकर्ताओं में तर्कसंगत कौशल का विकास करने में, डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर, सच है। सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा छात्रों को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और साक्ष्य एविडेंस के साथ अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज करती है। किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन एन इश्यू, सच है। ऐसी चर्चाएं छात्रों को अलग अलग दृष्टिकोण से अवगत कराती है। आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, सच है। सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा छात्रों को समुदाय आधारित वैज्ञानिक परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फ्रेंड्स, S1 में है कि प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी अभिक्रिया है, और S2 है शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा दोस्तों? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, देखिए इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कि दोनों ऑप्शन ही सही है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी अभिक्रिया है और शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, S1 प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह सच है कि क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए ऊर्जा एनर्जी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। S2 है शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह भी सच है क्योंकि कोशिकीय श्वसन ऊर्जा सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी जारी करता है, क्योंकि यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 2 AB3 हो सकता है फ्रेंड्स, AB3 हो सकता है दोस्तों। ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी का निर्मित यौगिक सूत्र दोस्तों AB3 हो सकता है दोस्तों। देखिए ए की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 13 है, ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, ए की संयोजकता वैलेंसी दोस्तों 3 हो जाएगी, और बी की परमाणु क्रमांक 17 है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों 2 8 10 2 8 18 32 होता है दोस्तों, 2 8 7 ये हो जाएगा दोस्तों। ए की संयोजकता दोस्तों वैलेंसी -1 हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब संयोजकता 3 और 1। इस प्रकार ए और बी बनने वाला रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला AB3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। प्लास्टिक के संदर्भ में तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए ताप सुनम में बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, ताप सुनम बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उष्मा अस्थितिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाई जा सकती है, ये गलत है दोस्तों। बेकलाइट ताप सुनम का उदाहरण है, पॉलीथीन और PVC उष्माक्षेपिक प्लास्टिक का उदाहरण, ये गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उष्मा अस्थितिक प्लास्टिक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक्स अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। उनके पास एक बहुत ही कठोर संरचना रिजिड स्ट्रक्चर है, एक बार सेट होने के बाद उन्हें फिर से गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अस्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। उदाहरण बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन और थर्मोप्लास्टिक पदार्थों को पुनर्विनीकरण या पुनः उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण है पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक आदि दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है, गलत है। कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयतन को विस्थापित कर सकता है, ये भी गलत है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित डिस्प्लेस्ड कर सकती है। प्रतिक्रियाशीलता का क्रम NaMgAlZnFeCu है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है और कॉपर है दोस्तों। CuFe को विस्थापित डिस्प्लेस नहीं कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है दोस्तों। जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, दोनों छोर पे दोस्तों। दोनों छोर पे ये बिल्कुल सही होगा। अधिकांशतः दोनों किनारों पर अधिकतर चिपकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब किसी छड़ चुंबक को इसके पास लाया जाता है सबसे अधिक लोहे की धूल चुंबक के दोनों किनारों पर चिपकती है, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पोल ऑफ मैग्नेट के सिरे पर चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक फोर्स अधिकतम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलिसा बुखार से पीड़ित है। उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमामी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है। दो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग है। उसका तापमान कितना होगा दोस्तों? ये दोस्तों उसका 101.4 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए दोस्तों, यदि दो लगातार बड़े निशानों के बीच 5 डिवीजन है तो एक छोटा डिवीजन 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इसलिए प्रश्न के अनुसार वहाँ जहाँ तक दाईं ओर 2 डिवीजन अधिक है तापमान टेम्परेचर 101.4 डिग्री है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, घर्षण बढ़ाने के लिए दोस्तों। घर्षण फ्रिक्शन बढ़ाने के उद्देश्य से जूते के सोल असमतल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा होगा दोस्तों? दुर्बल अम्ल सिट्रिक एसिड दोस्तों एक दुर्बल अम्ल होगा। सिट्रिक एसिड एक दुर्बल अम्ल होगा दोस्तों। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, एसिड्स दैट पार्शियली आयोनाइज इन एक्वेस सॉल्यूशन, अर्थात कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल वीक एसिड कहलाते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। ये दोस्तों संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है दोस्तों। रेड डेटा बुक संकटापन्न प्रजातियों इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है। इसका प्रकाशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा दोस्तों, क्या होगा? तो इसका pH मान दोस्तों संभवतः 10 होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्षारों के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस्ट में लाल लिटमस को नीला करने का गुण पाया जाता है और क्षारों का pH मान सदैव 7 से अधिक होता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ pH मान 10 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रिया और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चले तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? ये दोस्तों 6 मीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 10 मीटर है ना फ्रेंड्स, ये 2 मीटर आगे चलेगा तो 2 मीटर आईना में भी चलेगा तो 4 मीटर माइनस कर दीजिए, ये 6 मीटर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका 4 देखिए, 4 में क्या है? 6 मीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों, 6 मीटर ही होगा। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण प्लेन मिरर द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब इमेज दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने रखी होती है। प्रश्नानुसार रिया और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, अर्थात रिया और दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है तो उसके और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, अर्थात उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखिए दोस्तों, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। नेक्स्ट तर्क है दोस्तों, का पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका 4 देखिए दोस्तों सही है, दोनों सही और सही व्याख्या भी दोस्तों ये कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, विकल्प 4 सही है, क्योंकि दावा ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर तार्किक रूप से बताता है कि क्यों ये सत्य है। भोजन को तोड़ने के लिए पेट में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन महत्वपूर्ण है, जो भोजन के घटकों कंपोनेंट्स ऑफ फूड को तोड़ने के लिए पाचक रसों डाइजेस्टिव जूसेस प्रभावी क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
उस समुच की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों थर्ड से, सर्प मेढक कॉकरोच, सर्प मेढक कॉकरोच। उस समुच की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया दोस्तों, तो ये सर्प मेढक कॉकरोच दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ठंडे खून वाले जीवों का समूह सांप मेढक कॉकरोच है। ठंडे खून वाले जीव जिन्हें एक्टोथर्म भी कहा जाता है अपने शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर को आंतरिक रूप इंटरनली से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों एक्सटर्नल सोर्सेज पर निर्भर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक है दोस्तों। जंतु कोशिका के 4 संघटक कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्र, उपरिक्तिका। कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक है। ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव और केंद्रिका और रिक्तिका, ये 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस, रिक्तिका वैक्यूल्स। जंतु कोशिका के 4 संघटक है। कोशिका भित्ति और हरित लवक केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, कोशिका भित्ति सिर्फ कोशिका भित्ति और हरित लवक केवल पादप में मौजूद होता है दोस्तों, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाहु में कोहनी का जोर घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ा संधि है दोस्तों, तो यह दोस्तों हिंज संधि है फ्रेंड्स। ये हिंज संधि आप लोग याद रखिएगा, हिंज संधि। देखिए दोस्तों, हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट एक प्रकार के जोड़े होते हैं जो एक दरवाजे को खोलने और बंद करने के समान गति की अनुमति देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो यह घट जाती है, यह विकल्प सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों हनी बीज द्वारा मकरंद नेक्टर को शहद हनी में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका अभिकथन और अभिकथन पर कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होती है तारतम्य भी उतना ऊंचा होगा। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका दोनों कथन सत्य है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका दोनों कथन सत्य होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, दोनों सही है और सही व्याख्या भी ये दोस्तों ये कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दोनों कथन सत्य है, लेकिन आवृत्ति और तारतम्य फ्रीक्वेंसी पिच के बारे में कारण सीधे तौर पर आयाम और प्रबलता के बारे में दावे की व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या सिर्फ सही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है दोस्तों। सिर्फ रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है दोस्तों, तो ये है दोस्तों लोहे की जंग लगना, कागज़ का जलना और भोजन पकाना। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कागज़ का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर और भोजन पकाने, कुकिंग ऑफ फूड में केवल रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज है। इन सभी में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है जिससे नए पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। देखिए दोस्तों, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचाने दोस्तों, ए हो गया, ए सरल शर्करा में विघटित होता है, बी ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सी सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, एबीसी क्या है फ्रेंड्स, ये दोस्तों देखिए एबीसी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा दोस्तों। सरल शर्करा में विघटित होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में विघटित होता है तो वसा हो जाएगा, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है तो प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों सरल शर्करा में विघटित कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल में विघटित वसा, सरल अमीनो अम्ल में विघटित प्रोटीन, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ए कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ने का प्रतिनिधित्व करता है, बी वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ने का प्रतिनिधित्व करता है, सी में प्रोटीन को सरल अमीनो अम्ल में तोड़ना शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जर का उदाहरण है, तो शलजम और टेपियोका। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जर का उदाहरण फ्रेंड्स, तो शलजम, टेपियोका, ये दोस्तों मूसला जर का उदाहरण है दोस्तों। शलजम टर्निप और टेपियोका मूसला जरों टैप रूट्स के उदाहरण है। दोनों पौधों में एक मुख्य मोटी जड़ टैप रूट होती है जो लंबवत नीचे की ओर बढ़ती है और छोटी पार्श्व जोड़ों को जन्म देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए दोस्तों, XYZ क्या हो सकते हैं, ये देखिए, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न
होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। एक्स डैश में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। डैश वाई में तानित झिल्ली के जो कंपन करती है तथा जेड मतलब डैश में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ कॉलम है दोस्तों। तो एक्स वाई जेड क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। गिटार, तबला, शहनाई। गिटार, तबला, शहनाई वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं दोस्तों। ये गिटार ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है और तबला में दोस्तों तानित झिल्ली और कंपन करती है तथा शहनाई में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ कॉलम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गिटार, तबला, शहनाई। गिटार तो खींचे हुए तारों से निकलने वाली ध्वनि साउंड है। तबला हुआ है दोस्तों फैली हुई झिल्ली स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन से निकलने वाली ध्वनि है। और शहनाई दोस्तों जेड कंपनशील वायु स्तंभ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम से ध्वनि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और विवेचन देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए दोस्तों अभिकथन है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये काला सोना इसको कहा जाता है दोस्तों पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है विवेचन आर देखिए, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी मृदा में पाई जाती है। ये गलत है दोस्तों। ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ये सही है, 8 गलत है दोस्तों। पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल और काला सोना ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तरल नेचुरल लिक्विड है जिसे इथेन में परिष्कृत किया जा सकता है। एक जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम समय के साथ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनता है और बिजली, वाहनों, हीटिंग इकाइयों और मशीनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसे प्लास्टिक में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए विसरण को स्तंभ सेकंड में दिए गए उस प्रक्रम में सुमेलित करना है। स्तंभ फर्स्ट सेकंड देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखिए ए का दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, नेफ्थलीन का पाउडर और लवण ये दोस्तों ऊर्ध्वपातन में प्रयोग होता है। चीनी और जल ये दोस्तों क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग होता है। और देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति तेल और जल ये दोस्तों पृथक्करण की से डाल के दोस्तों, और देखिए लवणों और जल ये दोस्तों वाष्पन के द्वारा ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन, नेफ्थलीन चीनी और क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। वनस्पति तेल को पानी में डालकर तथा नमक को वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण देखिए फ्रेंड्स, अभिकथन है फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, फास्फोरस को नहीं सोडियम को किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यह सत्य है, आर सत्य है दोस्तों। फास्फोरस को मिट्टी के तेल में नहीं बल्कि पानी में रखा जाता है। यह हवा में आग पकड़ कैचेज फायर हो लेता है दोस्तों, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के हैं दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के दोस्तों लक्षण तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, तिरछी शाखाएं सही है। बी में है दोस्तों सुईनुमा पत्तियां, ये भी दोस्तों सही है। ए और बी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, तिरछी शाखाएं स्लोपिंग ब्रांचेज और सुईनुमा पत्तियां नीडल लाइक लिप्स लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों की विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। कर्षण मांसपेशीय बल, घर्षण बल ये दोस्तों कर्षण मांसपेशीय बल, घर्षण बल ये दोस्तों संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर्षण ड्रैग, मांसपेशीय बल मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन संपर्क बलों के समुच्चय का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ए और बी, वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। बी है दोस्तों, वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये दोस्तों, वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। और बी है दोस्तों, वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये और बी दोस्तों बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों विज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइंस के संदर्भ में कथन, विज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइंस से तात्पर्य प्राकृतिक दुनिया के किसी पहलू की एक अच्छी तरह से प्रमाणिक
ऑथेंटिक व्याख्या से है, अर्थात छात्र दी गई जानकारी के आधार पर अवलोकन ऑब्जर्वेशन करते हैं तथा उसको एक्सप्लेन करते हैं। छात्र भविष्य के अवलोकन ऑब्जर्वेशन के निष्कर्षों रिजल्ट्स के बारे में पूर्वानुमान फोरकास्ट लगा सकते हैं। एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत को डिसअप्रूव्ड अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान अस्थायी है। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।